मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ से अपने भूगोल के पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की चिंगारी 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। प्राचीन, मध्यकालीन व वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंत चला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे कि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में ना बेटा गवा देने वाली बुढ़ी माँ ने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोले कि साहब, तो भर्ती में आधा इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। और शहीद हुए वीर जवान की वीर पत्नी की वेदना चीख चीख करे कहते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा ऐसा, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वो वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। कि मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेके घूमना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में अगर तिरंगा बेच रहा हो, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्त कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि जो पेट के भूखे होते हैं ना, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवारे को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, तो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तो तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आते हैं। कहाँ होती है जब वो देशभक्ति, जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम अपनी सेल्फी निकालकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने समाज और अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर पबजी, लूडो गेम खेलकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है और साथ में भारत का भविष्य तबाह कर रहा है, और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं
जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 वो, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। और एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती है, इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण संभव करने के लिए सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, जो परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, जहाँ एक और हमारे पास आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसी शिक्षण संस्थान है। वही इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और एक और इस शैक्षणिक बीमारी का मात्र एक कारण, हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब ना इस देश से अंधविश्वास घटेगा, और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वस्थ अभियान में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा नहीं, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और हमारा असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब कोई गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, कि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं, पत्थरों से लगा करती है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सड़क पर हमारी रक्षा के लिए सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन ही, और इस देश के किसान को, और इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी और असंभव लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी है हमें आगे लेके जाने की। हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे लेके जाने की, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने की, अपने वतन को आगे लेके जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तानी क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुल है इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।